हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो से हम एक नया वीडियो सीरीज शुरू कर रहे हैं, फंडामेंटल एनालिसिस ऑफ कंपनी, जिसमें हम मोस्टली डिस्कस करेंगे कि जब आप स्टॉक की एनालिसिस करते हैं सो कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, कंपनी का एनालाइज करें या क्या क्या चीज उसमें देखनी है, वो हम शुरू कर रहे हैं। एक एक वीडियो कोर्स में मैं आपको कुछ कुछ नए इनपुट्स दूंगा, आपको कुछ कुछ नया बताऊंगा कि क्या इम्पोर्टेंट है देखना, और कुछ हद तक कोशिश करूंगा कि कोई पास्ट अगर इवेंट्स हुए हैं सो उसके थ्रू आपको उसके वो एग्जाम्पल लेके मैं आपको बताने की कोशिश करूं। कोशिश ये रहेगी कि आगे आने वाले वीडियोस में अगर रिस्पॉन्स मुझे अच्छा मिला तो आई विल कंटिन्यू दिस फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज। तो आज है क्लास 1। शुरू करते हैं आज के कुछ टॉपिक को लेके। आज जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं वो है सत्यम कंप्यूटर्स का केस 2008 में जो हुआ था, और उसको बेस लेके हम कुछ कुछ चीजें देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है जो हमें देखनी है, और उसको उसके कुछ फैक्ट्स भी जानेंगे। तो सबसे पहली चीज जो होती है जो हम देखेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में, वो है एनालिसिस ऑफ नेट इनकम एंड कैश फ्लो। नेट इनकम जो आप प्रॉफिट मार्जिन वगैरह देखते हैं दैट इज अ सेपरेट थिंग, हम वो बाद में कवर करेंगे। नेट इनकम एंड कैश फ्लो का कॉम्बिनेशन, ठीक है, हम साथ में रीड करना सीख रहे हैं कि नेट इनकम और कैश फ्लो में ऐसा क्या चीज है या क्या कॉमन चीज होनी चाहिए या क्या डिफरेंस होना चाहिए, वो हम देख रहे हैं। तो चलिए मूव करते हैं। सत्यम कंप्यूटर्स का एक कुछ रिपोर्ट निकला था जब ऐसा फ्रॉड हुआ, सो कुछ एनालिसिस निकली थी, वो मैंने डाउनलोड की है, उसके बेस में हम एनालाइज करते हैं। ये है सत्यम कंप्यूटर्स के कुछ फ्रॉड रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जो मतलब फ्रॉड रिलेटेड तो नहीं, बट जब फ्रॉड हुआ तो उसके रिपोर्टिंग सही कि क्या क्या चीजें थी, लेक्यूना था, क्या था, उसके बेसिस पे कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो हम एनालाइज करेंगे। हमारे पास इंफॉर्मेशन 2002, 2003, 2004 का है, ठीक है। और एक और शीट है जिसमें आपको 5, 6, 7 का भी मिलेगा, बट मोटा मोटी आपको सेम ही मिलेगा। सो दैट्स व्हाई आई हैव कवर्ड, मैंने एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिया 2, 3, 4 का, बट मोटा मोटी सेम है। तो दोनों फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मतलब 5, 6, 7 में भी लगभग सेम है। हमको नेट इनकम और कैश फ्लो में देखना क्या है, चलिए हम पहले तो चलते हैं नेट इनकम में। नेट इनकम है हमारा यहाँ, ठीक है। नेट इनकम आप देखोगे 2002 में 414, ये यूएस डॉलर में, ओके। तो 414,491 थाउजेंड्स ऑफ यूएस डॉलर, उसके बाद 459 हुआ, उसके बाद 566 हुआ। जो परसेंटेज है वो बहुत अच्छे रेट से बढ़ रहा था। ऑब्वियस है कोई भी ये जान नहीं पाएगा कि मतलब अगर अच्छे रेट से बढ़ रहा है, 20-30% से बढ़ रहा है, वी ऑल लाइक दैट, ओके। ये कोई इंडिकेशन तो बहुत मुश्किल है ऐसा पहचानना कि कोई इंडिकेशन है। एक जो कॉम्बिनेशन होता है जो नेट इनकम और कैश फ्लो का, वो ये होता है कि अगर आपका नेट इनकम बढ़ रहा है, राइट, आपका कैश फ्लो भी बढ़ना चाहिए, ठीक है। उसका लॉजिक ये है कि मान लो आप अगर 100 रुपए का सेल कर रहे हो तो आप एक्सपेक्ट करोगे कि वो 100 रुपए आपको मिल जाए। मे बी 1 साल में ना मिले तो 2-3 साल में, तो 3 साल तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, बट यहाँ 1-2 साल में, 6 महीने में वो पैसा मिल जाए। डेट एग्जैक्टली वी लुक आफ्टर कि अगर इनकम बढ़ रही है किसी कंपनी की, तो क्या कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो भी बढ़ रहा है क्या, उसी रेट से और एटलीस्ट थोड़े कम रेट से, बट मोटा मोटी सेम रेट से। अगर सेल बढ़ रहा है मान लीजिए 30% से, तो एटलीस्ट 25% से तो आपका कैश फ्लो बढ़ना चाहिए। मतलब कुछ 5% चलो अटक गया आपकी डेटर्स में, वो अलग बात है, बट ओवरऑल आपको पैसा मिलना चाहिए, नहीं तो फिर सेल करने का फायदा क्या हुआ, राइट। एनरॉन के केस में हम, सॉरी, सत्यम कंप्यूटर्स के केस में देखिए नेट प्रॉफिट तो बढ़ रहा है, ठीक है। चलते हैं कैश फ्लो की तरफ। ये है उसका कैश फ्लो, ठीक है। स्टार्ट होता है नेट प्रॉफिट से, ठीक है। वो मैंने सेल दिखाया था वो, तो उसमें नीचे नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट बेस हुआ, और उसके बाद अगर जस्ट ओके, उसके बाद इसके अगर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखोगे ना, नेट कैश फ्लो, तो ये भी बहुत अच्छा और बहुत डबल से बढ़ रहा है। अगर यहाँ पर $42,000, 42,000 यूएस डॉलर था, तो ये 116 हो गया, 82,000, 98,000, 11,111,89211, तो मोटा मोटी सेम था। ऐसा कैसे हुआ, जबकि हम बात करने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर कोई फ्रॉड एक्चुअली में होता है या फ्रॉड था,
ओके, सो अगर इनकम इतनी है तो प्रोबेबली कैश फ्लो जो है उसका बहुत कम होना चाहिए था। लाइक कैश फ्लो जो आपको आ रहा है वो बहुत कम होना चाहिए था, क्योंकि टीटीएस सेल में आपको कैश नहीं मिलता है। ठीक है, सो इस केस में एक्चुअली क्या हुआ था, इस केस में जो कंपनी है उन्होंने बहुत अच्छे से अपना कैश मैनेज किया था। मतलब अगर आप देखोगे एक रिपोर्ट है सत्यम कंप्यूटर्स का, उसमें फैब्रिकेटेड पार्ट्स ऑफ द बैलेंस शीट। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट एक्चुअल में 321 आई बिलीव करोड़ रुपए होगा, समथिंग ऊपर लिखा होगा था, बट इन्होंने फैब्रिकेट किया 5361 करोड़। ओके, सो जो लॉजिकली हमको पकड़ में आ जाता अगर ये एक्चुअल कैश दिखाते, लाइक अगर आपको मान लो रेवेन्यू होती, लेट्स मूव ऑन टू दैट, अगर आपकी रेवेन्यू होती 111860 और वो कैश फैब्रिकेट नहीं करते, तो आपको यहाँ इजीली रिफ्लेक्ट करने लगता कि कैश फ्लो नहीं हो रहा है, सिर्फ सेल बढ़ रही है बट कैश नहीं मिल रहा है। ठीक है, बट इन्होंने क्या किया, बहुत स्मार्टली कैश बैलेंस को भी फैब्रिकेट किया, जिससे ये बहुत मुश्किल हो गया था उस समय जानना कि सच में क्या कैश जो सेल है वो जेन्यून है कि नहीं है। सो ये एक यू कैन से कि उन्होंने बहुत माइन्यूटली मैनेज किया ये फ्रॉड को, जबकि अगर बाकी आप कंपनीज में देखोगे जिसमें मे बी वो इतना माइन्यूट मेंटेन नहीं करेंगे, क्योंकि हर बार करना बहुत मुश्किल हो जाता है अनलेस एवरीवन इज इन्वॉल्व। तो आपको ये देखने को मिलेगा कि आपका रेवेन्यू तो बढ़ेगा बट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन, हम ऑपरेशन कैश फ्लो की बात करें, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की नहीं या फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटी की नहीं। सो कैश जो नेट इनकम है उसके मुकाबले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन आपको बहुत कम मिलेगा। सो ये एक हमारा पॉइंट ऑफ फोकस रहेगा हमेशा जब आप कंपनी की एनालिसिस करें फॉर इन्वेस्टिंग और फॉर वट एवर थिंग, यू हैव टू लुक इनटू कि क्या जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन है वो इस परसेंटेज के मुताबिक बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, एटलीस्ट नियर टू डेट, एकदम एग्जैक्ट तो नहीं बट उसके आसपास कोई परसेंटेज में कैश फ्लो ऑपरेशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। ये हमारा एक प्राइम फोकस रहेगा। सो यू कैन नोट डाउन कि ये हमें एक चीज देखना होता है फंडामेंटल एनालिसिस करते समय। ठीक है, दूसरी चीज जो हम देखते हैं वो होती है इंक्रीज डिक्रीज इन अकाउंट्स रिसीवेबल अकाउंट्स पेबल। जो डेटर्स हैं आपके या जो आपके पेबल्स है क्रेडिटर्स हैं, उसके इंक्रीज डिक्रीज से भी हम ये अंदाजा लगाते हैं कि कितना अच्छा सेल हो रहा है। ठीक है, अगर एक एग्जांपल के लिए माने कि ये 2001 है, ये 2002 है, ये 2003 है। मान लो आप यहाँ पर 100 रुपए सेल करते थे, डेटर्स था लेट्स से 33 रुपीज, और आपको ये अमाउंट मिल जाता था। ठीक है, सॉरी 2002 में आपने सेल बढ़ा ली 200, ठीक है, डेटर्स बढ़ गए 140, कॉपी कॉपी, यहां पर हो गया आपकी इनकम रेवेन्यू हो गई 500 और आपके डेटर्स हो गए 400 400 लेट्स से 480। फिक्टिटियस फिगर्स है, कोई कोरिलेशन आपको नहीं दिखेगा। मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूं कि आप कभी ये नहीं चाहोगे कि आपका सेल तो बढ़ता हुआ दिखे, ठीक है, बट आपको जो कैश है या जो मतलब यू कैन से ये कैश ही है ना, ये सेल है, ये आपका डेटर्स है, तो ये आपको इतना पैसा मिल गया। मतलब आपने 100 रुपए का सेल किया, 33 रुपए उसमें अटक गया और 60 रुपए आपको मिल गया। आपने 200 रुपए का सेल किया, 140 रुपए अटक गया, 60 रुपए मिला। आपने 500 रुपए का सेल किया, 480 रुपए अटक गया, 20 रुपए मिला। आप कभी भी ऐसा बिजनेस नहीं करना चाहोगे, राइट? क्यों? क्योंकि अगर आपको सेल करने के बाद पैसा ही नहीं मिल रहा है तो काहे का बिजनेस करना, क्यों बेचे उस आदमी को जो पैसा ही नहीं दे रहा है, राइट? सो आप हमेशा ये देखोगे जब भी आप बिजनेस को एनालाइज करोगे या किसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे कि अगर सेल बढ़ रही है तो डेटर्स तो ऑब्वियसली बढ़ेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं बढ़ेगा, बट क्या आपको जो डेटर्स बढ़ रहा है वो उसी सेम स्पीड में बढ़ रहा है, उससे ज्यादा स्पीड में बढ़ रहा है, उससे कम स्पीड में बढ़ रहा है? आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि जितनी स्पीड से सेल आपका बढ़ रहा है उससे बहुत कम स्पीड से आपका डेटर बढ़े। मतलब बहुत ज्यादा सेल बढ़े मेरा, बट डेटर्स में पैसा मत कट कराए, मेरे को डेटर्स पैसा टाइमली देते रहे, भाई मेरे को पैसा मिलना चाहिए मेरा, ठीक है, तभी मैं सेल करूंगा, नहीं तो मैं सेल नहीं करूंगा। ठीक है, सो चलते हैं सत्यम कंप्यूटर्स के केस में। और इसकी अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट में वो दिख जाता है आपको कि कितना आपका डेटास बढ़ रहा है, क्या हो रहा है। सो अगर आप देखोगे तो 2002, 2003, 2004 रेवेन्यू बहुत अच्छा बढ़ा। देखो 42 से 82 लगभग 100% हो गया, 82 से 111 लगभग 40-50% भी इंक्रीज हुआ।
और अगर अगर आप अकाउंट्स रिसीवेबल देखोगे ना, देखो 1262 था, इस समय पैसा आया, यहाँ पर पैसा ही नहीं आया, 15,000 US डॉलर, 22,500, मतलब एवर एक्सपांडिंग है ये, जो डेटर्स है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, ठीक है। और सिमिलरली आप प्रीपेड एक्सपेंसेस देखो, कोई भी बिजनेस इतना पैसा देगा प्रीपेड एक्सपेंसेस 24,710, मतलब मोर देन आपका जितना पैसा आपको मिला नहीं है उतना ही आपने प्रीपेड एक्सपेंसेस में दे दिया। मतलब आपको एक एग्जांपल की बात बताऊं कि आपने कुछ रेंट में गाड़ी लिया और आपको बोला 10 साल का पैसा तो एडवांस में रख ले, ये है प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। कोई इतना ज्यादा प्रीपेड एक्सपेंसेस नहीं देता है, ठीक है। सो ये एक जो वार्निंग काइंड ऑफ सिग्नल था, ये दिख रहा था। और साथ ही साथ इसमें अकाउंट्स पेबल भी होगा। अगर आप अकाउंट्स पेबल देखोगे ना, ये देखो, अकाउंट्स पेबल को हम पैसा ही नहीं दे रहे, 4363 था, यहां पर शायद पैसा यहां पर भी बढ़ा ही मोस्टली, नहीं सॉरी, अकाउंट्स पेबल को हम पैसा दे रहे हैं, ओके। सो ये तो ठीक है अकाउंट्स पेबल को, अदरवाइज आपको ये भी देखने को मिलेगा कि अकाउंट्स पेबल को भी हम पैसा नहीं दे रहे। हमारे पास सेल होती है, मैं आपको एक केस दिखाऊंगा जो एक स्टॉक है, कुछ नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। सो आपको दिखेगी सेल बढ़ रहा है, प्रॉफिट बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है, डेटर्स बढ़ रहा है, और अकाउंट्स पेबल भी बढ़ रहा है, मतलब हमको पैसा आ भी नहीं रहा है, हम पैसा दे भी नहीं रहे हैं, ठीक है। दैट इज काइंड ऑफ एक्सट्रीम केस, आपको आपका सप्लायर माल देना ही बंद कर देगा आप इतना पैसा नहीं दोगे तो, ठीक है। सो ये दूसरा एस्पेक्ट रहता है कि आपको अकाउंट्स रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल देखना है कि जो उसकी इंक्रीजिंग रेट है वो कहीं रेवेन्यू से ज्यादा तो नहीं है या इसके इक्विवेलेंट तो नहीं है, क्योंकि आप कभी नहीं चाहोगे कि आपका पैसा फंसा रहे। जो तीसरा चीज हम आज सीखने वाले हैं वो है प्रमोटर्स होल्डिंग। सत्यम कंप्यूटर्स के केस में अगर आप देखोगे ना, बहुत अच्छा था इसमें सत्यम कंप्यूटर्स के केस में, ये देखो, ये है उसका शेयर होल्डिंग पैटर्न 2001 से 2008 तक। प्रमोटर के पास था 25%, फिर 22% हुआ, फिर 20 हुआ, फिर 17 हुआ, फिर 15 हुआ, 14 हुआ, 8 हुआ, 8 हुआ, 2 हुआ, सॉरी। तो प्रमोटर ने अपना पूरा शेयर, जाहिर सी बात है शेयर ऐसा ऐसा बढ़ रहा था, उन्होंने अपना पूरा शेयर ही बेच दिया, मतलब पूरा जूस निकाल लिया, प्राइस को इन्फ्लेट किया, फिर टीटीएस सेल रेवेन्यू या प्रॉफिट दिखा के शेयर प्राइस को इन्फ्लेट किया और पूरा शेयर बेच के निकल गया। सो डेट्स वाई आप जब किसी कंपनी की एनालाइज करो तो उसमें तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये जरूर देखो कि प्रमोटर होल्डिंग कितनी है। आप चाहोगे कि प्रमोटर होल्डिंग कुछ तो रहे, 25%, लेट से 25% तो 25%, ठीक है, 2% बहुत कम है, 10% बहुत कम है। एक मोटा मोटी है कि 49% जो होता है एसोसिएट होता है, अगली 50%, ठीक है, 50% आपके पास है तो आप आधे मालिक हो, ठीक है। आपके पास वो कंट्रोल है उस कंपनी का, आप कोई भी बाहर वाला व्यक्ति चाहे तो वो आपके कंपनी को बाय नहीं कर सकता है। 2% में इतना ज्यादा रिस्क है कि कोई भी कल आके खड़े हो जाएगा कि कंपनी को बेचना है या कंपनी को टेक ओवर करने के लिए, ठीक है। सो आप हमेशा ये देखो कि एनालाइज करते समय स्टॉक के या कंपनी के एनालिसिस करते समय कि प्रमोटर होल्डिंग जो है वो लेट्स से 20% एटलीस्ट उसके ऊपर तो रहे। और साथ ही साथ अगर प्रमोटर होल्डिंग 20 है तो आप जरूर देखो कि क्या उसमें FIIs की कुछ होल्डिंग है और DII की होल्डिंग है। हो सकता है प्रमोटर होल्डिंग आपकी लेट्स से 20 हो, FII DII मान लो 10 या 15 हो, ठीक है, और DII आपको मान लो अनदर 10 हो, तो आपके इसके 2 3 4 45-50% के आसपास आपको होल्डिंग मिल जाएगी। सो इससे ये समझ में आएगा कि आपको मेजर चंक जो है ना वो पूरा रिटेल होल्डर के पास नहीं है, हम जैसे लोगों के पास कुछ जो बड़े बड़े पोर्शन है वो FII DII प्रमोटर के पास है या कुछ बड़े इन्वेस्टर्स के पास है, वो देखना बहुत जरूरी है, ठीक है। सो आज की क्लास में हमने ये सीखा कि हमें एनालाइज करते समय नेट इनकम और कैश फ्लो में को रिलेशन देखना है कि उसकी जो स्पीड है वो काइंड ऑफ सेम है कि नहीं है। हमको ये देखना है कि अकाउंट्स रिसीवेबल या डेटर्स और पेबल्स बहुत ज्यादा स्पीड में बढ़ नहीं रहे हो, हमको पैसा मिलते रहना चाहिए। और तीसरा और लास्ट जो एक इंपॉर्टेंट चीज हमने सीखा वो है प्रमोटर्स होल्डिंग एटलीस्ट थोड़ा सा कुछ अमाउंट 20% लेट्स से 30% लेट्स से, जो भी आप एनालाइज करोगे, पीयर का एनालाइज करोगे, उसके जो पीयर कंपनीज है या कॉम्पिटिटिव कंपनीज है उसका एनालाइज करोगे तो कंपेयर करना कि कितना होल्डिंग है, सबसे कम होल्डिंग किसका है, सबसे ज्यादा होल्डिंग किसका है, ऑन एन एवरेज कितनी होल्डिंग रहती है, उस बेसिस में हम एनालाइज करेंगे कंपनी को या उसके स्टॉक इन्वेस्टमेंट के
प्रपोजल को या प्रोस्पेक्ट को। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही है। आज हमने ये 3 चीजें सीखी। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और चीजें हम देखेंगे और होप सो कि कुछ एग्जाम्पल मिलेगा तो वो भी इंक्लूड करने की मैं कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस वीडियो को जरूर जरूर शेयर कीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।